बड़े ट्रक चलाने वाले लोग एक बात अच्छे से जानते हैं, आधी रात में सड़क पर अगर कोई लिफ्ट मांगे तो कभी मत रुकना। ये बात मेरे उस्ताद ने कई साल पहले स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए मुझे समझाई थी। मैंने इसे हमेशा दिल में बसा कर रखा, लेकिन आज रात मैंने ये नियम तोड़ दिया। आधी रात के समय मुझे सड़क पर एक 4 लोगों का परिवार मिला। दूर से ही मैंने देखा कि उस परिवार का आदमी मुझे हाथ देकर रुकने का इशारा कर रहा था। जैसे ही मैं गाड़ी उनके पास ले गया, वो आदमी सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बार बार सिर झुकाकर मुझे धन्यवाद देने लगा। उनके पीछे एक काली कार खड़ी थी जो एक्सीडेंट के कारण खराब हो चुकी थी। पूरा परिवार डर के मारे कांप रहा था। मैंने ज्यादा सोचे बिना ही उन्हें गाड़ी में बैठा लिया। अभी कुछ देर पहले पता नहीं कहां से एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार आई थी जो लगातार हमारा पीछा कर रही थी। मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, डरो मत, मैं तो भारी ट्रक चला रहा हूँ। अगर वो लाल कार पास भी आई तो भी मुझसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगी। तभी रेडियो पर खबर आई, पहाड़ी रास्ते घाट रोड पर एक लाल स्पोर्ट्स कार और एक काली कार के बीच भयानक एक्सीडेंट हुआ था। लाल कार का ड्राइवर मौके पर ही मर गया। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। मेरे बगल में बैठे आदमी के माथे पर पसीना आ गया। वो घबरा कर बोला, अरे ये तो वही घाट वाली सड़क है जिस पर हम चल रहे हैं। क्या ये वही लाल कार है जो हमारा पीछा कर रही थी? मैंने उसे समझाते हुए कहा, चिंता मत करो, ये खबर पुरानी रिकॉर्डिंग है। जो एक्सीडेंट तुमने सुना वो 3 साल पहले हुआ था। ये सुनकर उसने राहत की सांस ली। मैं भी बेवजह डर गया था। फिर उसने अपना परिचय दिया, मेरा नाम राजेश है, ये मेरी पत्नी सीमा है और पीछे मेरे बच्चे, बेटी पूजा और बेटा चिंटू। हम आज अपनी बेटी को घर लाने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ये हादसा हो गया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, सीमा की गोद में सिमटी हुई लड़की लगभग 20 साल की लग रही थी। मैंने पूछा, आपकी बेटी कॉलेज में पढ़ती है ना? उसने कहा, हाँ। मैंने फिर पूछा, लेकिन आज कोई छुट्टी भी नहीं है, तो फिर उसे घर क्यों ले जा रहे हो? ये सुनते ही पूजा का चेहरा बदल गया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक चिंटू जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सामान्य नहीं थी, बल्कि अजीब, तीखी और सूखी लग रही थी। लेकिन राजेश ने उसकी परवाह करने के बजाय गुस्से में कहा, चिंटू चुप रहो, अजीब आवाजें मत निकालो। ये कहकर उसने मुझे मजबूरी में मुस्कुराकर देखा और चिंटू भी उसके चिल्लाने के बाद अचानक शांत हो गया। मुझे कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कुछ गड़बड़ हो। मैं उनसे और सवाल पूछने ही वाला था कि अचानक पीछे से इंजन की तेज आवाज आई जो दूर से करीब आती जा रही थी। राजेश ने तुरंत खिड़की से पीछे देखा और घबरा गया। वो वही लाल स्पोर्ट्स कार है, वो फिर से हमारे पीछे आ गई। सीमा ने तुरंत दोनों बच्चों को अपने पास कसकर पकड़ लिया और राजेश घबराहट में कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने शीशे में देखा, एक खुली छत वाली स्पोर्ट्स कार हमारा पीछा कर रही थी। उसका ड्राइवर अपना आधा सिर बाहर निकाले हुए था और उसका काला सा मुंह खुला हुआ था, जैसे वो चिल्ला रहा हो। ये घाट का रास्ता बहुत संकरा था, जहाँ एक समय में सिर्फ एक ही गाड़ी निकल सकती थी, लेकिन वो स्पोर्ट्स कार का ड्राइवर पागलों की तरह बार बार ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था और लगातार हॉर्न बजा रहा था। आगे एक मोड़ आने वाला था। मैंने मौके का फायदा उठाकर तेजी से स्टीयरिंग घुमा दिया। मेरा भारी ट्रक अचानक सड़क पर झटका खाकर मुड़ा और वो लाल कार पीछे हटने पर मजबूर हो गई। उसे जोर से ब्रेक लगाना पड़ा और सड़क पर लंबे निशान बन गए। मोड़ पार करने के बाद मैंने देखा वो लाल कार अब हमारा पीछा नहीं कर रही थी। ये देखकर राजेश का परिवार थोड़ी राहत महसूस करने लगा। राजेश बोला, हम उसे जानते भी नहीं, फिर वो हमारा पीछा क्यों कर रहा था? मैंने कहा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन रेडियो में जो एक्सीडेंट की बात हुई थी वो भी एक लाल कार की ही थी। तुम्हें पता है उस हादसे में कितने लोग मरे थे? वो गुस्से में बोला, अभी ये सब पूछने का क्या मतलब है? कितने लोग मरे, इससे तुम्हें क्या लेना देना? आधी रात है, बच्चों को डराओ मत। मैंने कहा, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन याद है कि उस लाल कार में ड्राइवर के अलावा एक लड़की भी थी और एक्सीडेंट के बाद वो लड़की बेहोश हो गई थी। इसके बाद गाड़ी में एकदम सन्नाटा छा गया। माहौल हल्का करने के लिए मैंने पूजा से पूछा, पूजा तुम किस साल में पढ़ती हो? पूजा उठकर कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन सीमा ने उसे रोक दिया और खुद बोली, वो 3rd ईयर में है। तभी पूजा ने खिड़की के बाहर देखा और अचानक डर के मारे चिल्ला उठी, जल्दी देखो वहाँ कोई खड़ा है। मैंने पूछा, कहाँ? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। वो बोली, मैंने अभी एक लड़की को देखा, फूलों वाली ड्रेस पहने हुए, वो सड़क के किनारे खड़ी थी। क्या वो उसी लाल कार वाली लड़की हो सकती है? बकवास मत करो। राजेश ने तुरंत गुस्से में बात काट दी और विषय बदलते हुए मुझसे पूछा, भाई इतनी रात को तुम ट्रक में क्या सामान ले जा रहे हो? लगता है गाड़ी में कोई हलचल ही नहीं है। गाड़ी में कोई सामान नहीं था, मैं बस अपने एक क्लाइंट के लिए उसके दोस्त को लेने आया था, इसलिए ट्रक लेकर निकला था। राजेश बोला, इतने बड़े ट्रक से लोगों को लेने आना थोड़ा अजीब नहीं लगता? मैंने कहा, हाँ थोड़ा तो है। तभी अचानक सामने सड़क पर एक लड़की आ गई। वो फूलों वाली ड्रेस पहने सीधे सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मैं ब्रेक लगाने की कोशिश करता उससे पहले ही, जैसे ही गाड़ी उससे टकराने वाली थी, वो लड़की अचानक गायब हो गई। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही पीछे से चिंटू जोर से चीख पड़ा, वो आ गया, वो वापस आ गया। राजेश गुस्से में चिल्लाया, चुप हो जा, अगर फिर बकवास की तो ठीक नहीं होगा। सीमा बोली, आप बच्चों पर क्यों चिल्ला रहे हो? वो पहले ही डर गए हैं। चिंटू डरते हुए बोला, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने माहौल संभालते हुए कहा, सब शांत रहो, शायद ये इस इलाके का कोई नेचुरल इफेक्ट हो। कभी कभी ऐसी चीजें रिकॉर्ड हो जाती हैं जिसे हम लोग मिराज कहते हैं। राजेश तुरंत बोला, हाँ हाँ सही कहा भाई, इतने सालों से ट्रक चला रहा है, जरूर ऐसी चीजें देखी होंगी, ये मृग तृष्णा ही होगी। मैंने शीशे में देखा, पूजा लगातार कांप रही थी। सीमा बोली, अरे पूजा आ, ये मेरी जैकेट पहन ले। जैसे ही पूजा जैकेट लेने लगी, उसने अचानक सीमा के सीने की तरफ इशारा किया और डर के मारे चीख पड़ी, माँ तुम्हें खून निकल रहा है, तुम्हारे कपड़ों पर बहुत सारा खून है। मैंने शीशे में देखा, सीमा के कपड़ों पर कहीं भी खून नहीं था, लेकिन पूजा का डर बिल्कुल असली लग रहा था। राजेश बोला, कहाँ खून? कुछ भी नहीं है, तुम्हारी माँ के कपड़े का डिजाइन ही ऐसा है, क्या तुम डर के मारे पागल हो गई हो? सीमा बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, कहीं कोई खून नहीं है। फिर मैंने कहा, वैसे गाड़ी में थोड़ा ठंडा लग रहा है, ऐसा करो लड़की को आगे बैठा देते हैं, यहाँ हीटर चल रहा है, थोड़ी देर में गर्मी लगने लगेगी। राजेश बोला, क्या इससे तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी भाई? मैंने कहा, अरे नहीं, बच्चे ज्यादा
जरूरी है। आखिरकार वो लोग मान गए और पूजा को आगे वाली सीट पर बैठा दिया गया। पूजा मुझे देखकर बोली, भैया आप बिल्कुल कहानी वाले भीम जैसे लगते हो, अगर आपकी दाढ़ी होती तो और भी डरावने लगते। मैं हल्का सा मुस्कुराया, अच्छा बहुत लोग ऐसा कहते हैं। मैंने उसे गर्म पानी दिया, लो इसे पी लो, ठंड कम लगेगी। पूजा बोली, वाह भैया आपका कप तो बहुत प्यारा है। वो कप के हैंडल को छूते हुए बोली, ये तो बहुत जाना पहचाना लग रहा है, मेरे पास भी ऐसा ही एक था। मैंने पूछा, अच्छा किसने दिया था तुम्हें? वो बोली, मुझे याद नहीं। इतने में पीछे से अचानक एक हाथ आया। राजेश बोला, पूजा ध्यान से, पानी गर्म है, मैं खोल देता हूँ। उसने जल्दी से ढक्कन खोला और उसमें से गरम गरम खजूर का पानी निकाला। पूजा खुश होकर बोली, अरे वाह मुझे तो खजूर का पानी बहुत पसंद है। जैसे ही पूजा कप लेने लगी, अचानक मेरी गाड़ी का पहिया किसी चीज पर चढ़ गया। गाड़ी जोर से उछली और कप गिर गया। उबलता हुआ पानी राजेश के हाथ और शरीर पर गिर गया। राजेश ने एक अजीब इंसान जैसी नहीं लगने वाली दर्दनाक चीख निकाली। हाँ! पूजा घबरा गई। पापा आपको कुछ हुआ तो नहीं? सॉरी सॉरी, राजेश बोला, कोई बात नहीं, मेरी ही गलती थी, मैंने ठीक से पकड़ा नहीं, लेकिन पानी बहुत गर्म है, तुम मत पीना अभी। मैंने शीशे में देखा, राजेश की आंखें अब पहले जैसी नहीं थी, उनमें एक ठंडी डरावनी चमक थी और उसके होठों पर हल्की सी अजीब मुस्कान थी, जैसे वो मुझे चुपचाप चेतावनी दे रहा हो। मैंने भी बिना कुछ कहे सीधे उसकी आंखों में देखा। गाड़ी सुनसान पहाड़ी रास्ते पर चलती रही और माहौल बहुत भारी हो गया। पूजा ने पूछा, भैया आप इतनी रात को यहाँ किसी को लेने क्यों आए हो? कोई जरूरी काम है क्या? मैंने कहा, हाँ मेरा क्लाइंट अपने दोस्त के लिए बहुत परेशान है। पूजा ने पूछा, क्या उसका दोस्त बीमार है? मैंने कहा, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त है? वो बोली, नहीं मेरा कोई दोस्त नहीं है। लेकिन ये कहते ही उसका चेहरा उलझन में पड़ गया, जैसे उसे खुद अपने जवाब पर शक हो। सीमा धीरे से मेरे पास आकर बोली, उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। भाई प्लीज गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ, बस हमें इस पहाड़ी रास्ते से बाहर निकाल दो, आगे हम खुद कैब कर लेंगे। तभी अचानक सामने से तेज इंजन की आवाज आई। एक लाल स्पोर्ट्स कार सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, सीधे हमारी तरफ मुंह करके। राजेश घबरा गया, ये हमारे आगे कैसे आ गई? वो कार जैसे अचानक कहीं से प्रकट हो गई थी। इस पूरे रास्ते में कोई मोड़ ही नहीं था जहाँ से वो हमें ओवरटेक करके आगे आ सकती। राजेश चिल्लाया, भाई अब क्या करें? तभी सबसे डरावना दृश्य हुआ। वो लाल स्पोर्ट्स कार अचानक बीच की रेलिंग तोड़कर सीधे हमारी तरफ पूरी स्पीड में आने लगी। पूजा ने आंखें कसकर बंद कर ली और सीट बेल्ट को जोर से पकड़ लिया। मैं गुस्से में चिल्लाया, साला मरना है क्या? ठीक है मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, सीधी टक्कर ही एकमात्र रास्ता था। मैंने ब्रेक लगाने के बजाय एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। मेरा भारी ट्रक सीधे उस लाल स्पोर्ट्स कार की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे बैठे राजेश, सीमा और चिंटू एक साथ डर के मारे चीख उठे। जैसे ही दोनों गाड़ियां टकराईं, वो लाल स्पोर्ट्स कार कागज की तरह मुड़ गई। कुछ ही सेकंड में वो एक शानदार कार से टूटे फूटे लोहे के ढांचे में बदल गई। अंदर बैठे ड्राइवर की चीखें भी अजीब, खोखली और दूर होती चली गई। अचानक एक गाढ़ा लाल धुआं उठा जिसने मेरे ट्रक के पूरे सामने वाले हिस्से को घेर लिया। तभी मेरी बगल वाली सीट का दरवाजा बाहर से एक जली हुई काली हाथ ने खोल दिया। वो चीज अंदर घुसते ही अपने काले पंजों से पूजा का हाथ पकड़ने लगी। मैं तुरंत हरकत में आया, कमर से अपना आत्मा मारने वाला कोड़ा निकाला। मैंने पूजा को अपनी तरफ खींचा और पूरी ताकत से उस काले साए के सिर पर कोड़ा दे मारा। वो चीज जोर से चीखी, उसका शरीर जैसे बिजली लगने से कांपने लगा और वो तुरंत लाल धुएं में वापस गायब हो गई। साथ ही ट्रक के सामने छाया लाल धुआं भी धीरे धीरे खत्म हो गया। पूजा डर के मारे बोली, माँ पापा ये क्या था? बहुत डर लग रहा है। लेकिन इस बार राजेश और सीमा ने उसे सांत्वना नहीं दी, बल्कि वो दोनों मुझे घूरने लगे। राजेश बोला, भाई तुम्हारे पास जो है वो क्या है? मैंने कहा, ये एक साधु ने दिया था तुम जैसे गंदी आत्माओं को मारने के लिए। तभी उनका चेहरा बदल गया। राजेश धीरे से बोला, हमारी किस्मत बहुत खराब है, ये पहाड़ी रास्ता बहुत मुश्किल है। अगर तुम हमेशा यहीं रह जाओ और हमेशा हमारे लिए गाड़ी चलाते रहो कितना अच्छा होगा। मैंने ठंडे स्वर में कहा, चुपचाप दूर हो जाओ। मैंने कोड़ा कंधे पर जोर से मारा। सीमा चीख पड़ी और तुरंत पीछे हट गई। मैं बोला, मैंने तुम्हें बेचारी समझकर मदद की और तुम लोग। तभी अचानक मेरा ट्रक जोर से हिला, हेडलाइट्स झिलमिलाई और फिर पूरी तरह बंद हो गई। पूजा घबराकर बोली, क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई क्या? मैंने कई बार चाबी घुमाई लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैं गुस्से में बोला, साले सीधी बात समझ नहीं आती। पूजा डर के मारे चिल्लाई, माँ पापा आप लोग कहाँ हो? मुझे डराओ मत। वो पीछे मुड़ी लेकिन पिछली सीट पूरी खाली थी। राजेश, सीमा और चिंटू तीनों अचानक गायब हो चुके थे। पूजा रोते हुए बोली, भैया वो लोग गायब हो गए। तभी सामने सड़क पर एक पुरानी काली कार आकर खड़ी हो गई। उसने हमारा रास्ता रोक लिया। मैंने धीरे से कहा, 3 साल पहले उस एक्सीडेंट में कुल 5 लोग मरे थे, एक लाल कार का ड्राइवर और एक काली कार में बैठा पूरा परिवार। पूजा हैरान होकर बोली, क्या सब मर गए थे? तो अभी जो हमारे साथ थे वो कौन थे? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, वो तुम्हारे परिवार नहीं थे और तुम भी पूजा नहीं हो। वो कांपते हुए बोली, मैं पूजा नहीं हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? इतने में अचानक खिड़की के बाहर से जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। पूजा जल्दी नीचे आओ, माँ पापा बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैं चिल्लाया, बाहर मत जाना, दूर रहो उनसे। पूजा डर के मारे सीट में सिकुड़ गई, जैसे सीट के अंदर छुप जाना चाहती हो। तभी चिंटू ट्रक के सामने वाली विंडशील्ड पर चढ़ गया। दीदी छुपो मत, मैंने तुम्हें देख लिया। पूजा चीख पड़ी, भैया मुझे बचाओ। मैंने तुरंत अपना कोड़ा उठाया और विंडशील्ड पर जोर से मारा। चिंटू दर्द से चीखते हुए नीचे गिर गया। बाहर अचानक सन्नाटा छा गया। मैंने पूजा से कहा, मेरी आंखों में देखो, तुम्हें खुद याद करना होगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। अगर तुम्हें याद नहीं आया तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जा पाऊंगा। वो रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता, मैं सच में नहीं जानती, मैं पूजा नहीं हूँ। तो मैं आखिर हूँ कौन? तभी पहाड़ों के बीच से एक हल्की सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। आवाज बहुत धीमी थी, टूटी फूटी, कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। पूजा बोली, कौन है? क्या कोई मुझे बुला रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने पूजा से कहा, दरवाजा लॉक कर लो और किसी भी हालत में बाहर मत आना। इतना कहकर मैं सीट के नीचे से एक तेज रोशनी वाली टॉर्च निकाली और जेब से खनखनाते हुए तांबे
के सिक्कों की माला निकाल ली। मैंने दरवाजा खोला और नीचे कूद गया। मैं जोर से चिल्लाया, एक कदम भी आगे बढ़े तो तुम्हारी आत्मा यहीं खत्म कर दूंगा। मेरे जन्म से ही मेरा स्वभाव मजबूत और उग्र था। शायद मेरी इस ऊर्जा से वो चीजें भी डर गईं। चारों तरफ फैली ठंडक धीरे धीरे कम होने लगी। मैं ट्रक के चारों ओर घूमकर वापस सामने आया तो देखा कि घना कोहरा पूरी तरह गायब हो चुका था। थोड़ी दूर वहीं पुरानी काली कार फिर से दिखाई दी। मुझे याद आया उस हादसे की खबर बहुत भयानक थी। काली कार को टक्कर मारकर खाई के किनारे फेंक दिया गया था। सड़क किनारे के पेड़ों की टहनियां कार के अंदर घुस गई थी। सीमा और चिंटू उसी वक्त मारे गए थे और बाद में दोनों गाड़ियों में आग लग गई थी। राजेश ड्राइवर सीट पर जिंदा जलकर मर गया था, इसलिए उसे गर्म खजूर के पानी से इतना डर लग रहा था। और अब वही राजेश उस काली कार की ड्राइवर सीट पर बैठा था। उसने अपना सिर घुमाया और अपनी काली खाली आंखों से मुझे घूरते हुए बोला, तुम बच नहीं सकते, उसे हमारे साथ चलना ही होगा। उसने हमसे जो लिया है वो उसे लौटाना होगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेरे हाथ में पकड़े कोड़े पर गई, उसके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। मैं वापस ट्रक में चढ़ा। इस बार गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट हो गई। ट्रक फिर से चल पड़ा। पूजा अभी भी डरी हुई सामने बैठी थी। अपने हाथों को देखते हुए धीरे से बोली, मैं कौन हूँ? मैं पूजा नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? मैं गाड़ी चलाते हुए उसे देख रहा था। अब उसका शरीर पहले से भी ज्यादा पारदर्शी लग रहा था, जैसे वो कभी भी गायब हो सकती हो। तभी सड़क किनारे फिर वही लड़की दिखाई दी, सफेद फूलों वाली ड्रेस में। लेकिन इस बार उसके कपड़ों के लाल फूल और भी ज्यादा गहरे लग रहे थे, जैसे ताजा खून लगा हो। मैं समझ गया अब उसके पास समय बहुत कम है, लेकिन मैं सीधे सच नहीं बता सकता था। उसे खुद याद करना जरूरी था, वरना उसकी आत्मा और अस्थिर हो जाती। अचानक कोहरे में कई टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां दिखने लगी। फिर अचानक काले खून से सनी पेड़ों की शाखाएं बाहर निकली और जोर से ट्रक के शीशे पर लगने लगी। बाहर से तेज ब्रेक की आवाज, धातु के टकराने की आवाज और दर्द भरी चीखें आने लगी, जैसे 3 साल पुराना हादसा फिर से हमारे सामने हो रहा हो। आग की लपटों के बीच एक लड़की सड़क पर पड़ी हुई थी। पूजा कांपते हुए बोली, क्या वो मैं हूँ? अगले ही पल पूजा का शरीर झटका खाकर गायब हो गया और वो सीधे सड़क पर उस लड़की के पास खड़ी थी। तभी राजेश की आवाज गूंजी, हाँ वो तुम ही हो। तुम्हारा असली नाम काव्या है। तुम्हारी वजह से हमारा परिवार खत्म हो गया। तुम्हारा वो पागल बॉयफ्रेंड तेज गाड़ी चला रहा था और उसी ने हमें मार डाला। मेरी बेटी आज तक लापता है। हम तीनों 3 साल से इस रास्ते में फंसे हुए हैं। तुम्हें यहीं रहना होगा, ये तुम्हारा कर्ज है। मैं चिल्लाया। नहीं। मैं तुरंत ट्रक से कूदा और आगे वाली सीट पर रखा खरगोश वाला कप उठाकर उसकी तरफ फेंका। ध्यान से सोचो, याद करो तुम कौन हो। कप उसके पैरों के पास गिरा। अचानक उसके मुंह से निकला, रोहन। जैसे ही उसने ये नाम लिया, उसके पैरों में लिपटे काले साए जलते हुए पीछे हट गए। राजेश और सीमा चिल्लाने लगे, मत याद करो, तुम काव्या ही हो। तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। तुम हमारी पूजा की जगह लोगी। दोनों पागलों की तरह उसकी तरफ झपट्टे। मैं उनके सामने आ गया। पहले मुझसे टकराओ। मैंने कोड़ा घुमाकर दोनों पर जोर से मारा। राजेश और सीमा दर्द से चीखते हुए पीछे हट गए। मैं चिल्लाया, जल्दी याद करो, तुम्हारा दोस्त कौन है? नाम क्या है? घर कहाँ है? वो रोते हुए बोली, मेरा नाम काव्या है। मैं इतने में पूरी पहाड़ी सड़क हिलने लगी, जैसे भूकंप आ गया हो। राजेश की डरावनी आवाज गूंजी, तुम कभी वापस नहीं जा पाओगी। यही तुम्हारा ठिकाना है, हमेशा के लिए। जैसे ही काव्या पूरी तरह उस भंवर में समाने वाली थी, अचानक असली पूजा वहाँ प्रकट हो गई। वो चिल्लाई, माँ पापा इसे छोड़ दो, ये मैं नहीं हूँ। राजेश और सीमा एकदम भावुक हो गए। पूजा हमारी बेटी, तुम वापस आ गई। सीमा बोली, जल्दी आओ, इस शरीर को अपने अंदर ले लो, तुम फिर से जिंदा हो जाओगी। राजेश भी बोला, हाँ पूजा, ये सब इसी का कसूर है। इसका शरीर मिल जाए तो हम फिर से एक साथ रह सकते हैं। लेकिन पूजा ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं बहुत पहले मर चुकी हूँ। 3 साल पहले उसी खाई में गिरकर। आप लोग जो कर रहे हो उससे और लोग मरेंगे, अब बस करो। लेकिन राजेश और सीमा अब कुछ सुनने की हालत में नहीं थे। उनकी आंखों पर जिद और बदले की आग छा चुकी थी। उन्होंने पूजा की आत्मा को नजरअंदाज किया और फिर से काव्या की तरफ झपट पड़े। मैं चिल्लाया, बेटी अब सिर्फ तुम ही इन्हें रोक सकती हो। जहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था वही जगह इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सुनकर पूजा ने तुरंत खाई की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि दृढ़ता थी। अचानक पूरा दृश्य बदलने लगा। पहाड़ी, सड़क, आग, कोहरा सब गायब हो गया। अब वहाँ सिर्फ अंधेरी गहरी खाई थी। यही वो जगह थी जहाँ 3 साल पहले पूजा कार से बाहर गिरकर मर गई थी। यही उनकी नफरत और दर्द की शुरुआत थी और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। इस मौके का फायदा उठाकर काव्या ने जोर लगाकर खुद को भंवर से छुड़ा लिया। मैं चिल्लाया, यही मौका है, भागो। मैं काव्या का हाथ पकड़कर ट्रक की तरफ भागने लगा। पीछे से राजेश चीखा, भागने मत देना, मेरी बेटी वापस करो। मैंने तुरंत अपना कोड़ा निकाला और उन तीनों सायों पर जोर से वार किया। तभी अचानक वो फूलों वाली ड्रेस पहने लड़की फिर से सामने आ गई। वो बोली, काव्या जल्दी आओ। काव्या ने उसे देखा और अचानक पहचान गई। रोहन नहीं, ये रिया है, मुझे याद आ गया, मेरा नाम काव्या है। वो बिना पीछे देखे उसकी तरफ दौड़ पड़ी। मैं चिल्लाया, रुको। लेकिन तभी अचानक चिंटू कहीं से निकलकर काव्या के पीछे झपट पड़ा। मैं बहुत दूर था, उसे बचा नहीं सकता था। जैसे ही चिंटू उसे पकड़ने वाला था, आखिरी सेकंड पर काव्या ने रिया का हाथ पकड़ लिया और उसी पल काव्या की आत्मा उस दुनिया से निकल गई। राजेश चीखा, मेरा बेटा। चिंटू पागल हो गया। अब वो अपने ही साथियों पर हमला करने लगा। अब राजेश और सीमा की नजर मुझ पर पड़ी। ये सब तेरी वजह से हुआ। राजेश वापस उस टूटी हुई काली कार में बैठा और पूरी स्पीड से मेरी तरफ गाड़ी दौड़ा दी। मैं ट्रक तक पहुंच ही नहीं पाया। आखिरी समय पर मैंने रेलिंग पार की और खाई की तरफ कूद गया। मैं नीचे गिर ही रहा था कि अचानक किसी ने पीछे से मुझे धक्का दे दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो मेरा पुराना दोस्त अमित था, जिसने जिंदा रहते मुझे बर्बाद कर दिया था और अब मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैं गुस्से में बोला, साला यहाँ भी धोखा दे दिया। लेकिन मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। मैंने जल्दी से हाथ बढ़ाया और चट्टान से उगी घास को पकड़ लिया। मैं अब खाई की दीवार से चिपका हुआ था। जैसे छिपकली पत्थरों और पेड़ों की टहनियों का सहारा लेकर मैं ऊपर चढ़ने लगा। तभी ऊपर से एक ठंडी आवाज आई, यहीं रह जाओ, तुम बच नहीं सकते, हमारे साथ रहो। मैं चिल्लाया, चुप।
तो मैंने देखा साइड में एक मजबूत पेड़ की टहनी निकली हुई थी। मैंने झटके से खुद को उस तरफ झुलाया और उस टहनी को पकड़ लिया, फिर पूरी ताकत से उसे तोड़कर अपने हाथ में एक नुकीला हथियार बना लिया। मैंने उस नुकीली टहनी को कसकर पकड़ा और चिल्लाया, क्या करना चाहती होती? जैसे ही मैंने उस टहनी से वार किया, वो जोर से चीखी और मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने मौका देखते ही एक झटके में खुद को ऊपर खींचा और सड़क पर वापस चढ़ाया। मैं गुस्से में बोला, मैंने तुम लोगों को मौका दिया था, मैं उन्हें खत्म करने ही वाला था कि अचानक आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी। सुबह हो रही थी। जैसे ही सूरज की किरणें राजेश और सीमा पर पड़ी, उन्होंने एक आखिरी दर्द भरी चीख मारी और अगले ही पल दोनों राख बनकर हवा में बिखर गए। वो टूटी हुई काली भूतिया कार भी गायब हो गई। पूरा एक्सीडेंट का सीन जो अभी तक मौजूद था एकदम से गायब हो गया, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही नहीं। सब एक भयानक सपना था। मैं धीरे से बोला, इनका मोह बहुत गहरा था, इसलिए ये यहाँ फंसे हुए थे। अब जो होना है नीचे परलोक में होगा। आग की लपटों में मुझे एक पल के लिए राजेश का परिवार दिखा, जो धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। तभी मेरा फोन बजा। रिया घबराई हुई आवाज में बोली, भाई काव्या होश में आ गई, उसे सब याद है और उसने मुझे माफ भी कर दिया। मैंने राहत की सांस ली, बस यही काफी है। रिया रोते हुए बोली, अगर आप नहीं होते तो मैं क्या करती? मैं बोला, मुझे नहीं, खुद को धन्यवाद दो, तुमने ही उसे वापस लाया है। अब रोना बंद करो और डॉक्टर को अपनी बांह दिखाओ, वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। फोन कटने के बाद मैं अपना ट्रक लेकर तपेश्वर हाईवे पर चल पड़ा। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे एक जानी पहचानी परछाई पर पड़ी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अमित, तू अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा? इतने दिनों से तुझे ढूंढ रहा था, अब खुद सामने आ गया है। लगता है अब पुराने हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। जैसे ही मैं उस पर नजर टिकाया था, अचानक मेरे फोन पर एक मैसेज आया। क्या तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया? ये मैसेज और अमित की मौजूदगी दोनों ने साफ कर दिया, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। मैं सोच में पड़ गया, आखिर ये सब कौन कर रहा है? और तभी मेरी यादें 3 दिन पहले की तरफ चली गई। रिया रोते हुए मेरे पास आई थी। भाई प्लीज मेरी मदद करो, मेरी दोस्त मरने वाली है। रिया की दोस्त यानी काव्या, एक बेचारी लड़की जिसने अभी अभी 12वीं बोर्ड एग्जाम पास किया था और उसी के बाद अपने माँ बाप को खो दिया। घर चलाने के लिए उसने कॉलेज छोड़ दिया और नौकरी करने लगी। वहीं उसकी मुलाकात रिया से हुई। करीब 1 साल पहले काव्या ने एक नया कमरा किराए पर लिया। रिया बोली, जब वो शिफ्ट हो रही थी मैं भी गई थी। मकान मालकिन आंटी बहुत अच्छी लग रही थी, वो काव्या का बहुत ख्याल रखती थी। मुझे लगा काव्या अब खुश रहेगी, लेकिन मुझे क्या पता था वो घर उसकी जिंदगी बदल देगा। धीरे धीरे काव्या बदलने लगी। उसने लंबे बाल रखने शुरू कर दिए। नई आदतें, नया व्यवहार। रिया ने पूछा तो उसने कहा, मकान मालकिन आंटी ने कहा है। अब वो आंटी काव्या की जिंदगी में हद से ज्यादा दखल देने लगी थी। कपड़े, बाल, दोस्त, यहाँ तक कि हम कहाँ जा रहे हैं सब पर नजर। रिया बोली, मुझे तभी शक हो गया था, लेकिन काव्या को वो सब अच्छा लग रहा था क्योंकि वो अपने माँ बाप को बहुत मिस करती थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन 3 महीने पहले सब कुछ बदल गया। काव्या की मानसिक हालत खराब होने लगी। वो कहती उसे सपने आते हैं, वो पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चला रही है और किसी को कुचल देती है। दवाइयाँ भी काम नहीं आई। फिर उसे भ्रम होने लगे। वो खाली जगह की तरफ इशारा करके कहती वो लोग आ गए। और फिर 5 दिन पहले रिया बोली, मैं काव्या के घर गई थी, अचानक मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं डर गई। मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, लेकिन काव्या का चेहरा लाल पड़ चुका था, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। मैं डर गई और मैं भाग गई। मैं उसे अकेला छोड़कर भाग गई। मैं बहुत डरपोक हूँ। मैंने उसकी बात सुनी और सोचा, एक 20 साल की लड़की के लिए ये सब सहना ही बहुत बड़ी बात है।